चलिए, वेरी वार्म वेलकम। नवंबर के करंट क्या हो गया? दोबारा शुरू करना पड़ेगा यार, कट वो वहां से शुरू करते हैं फिर से। चलो दोबारा शुरू करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। नवंबर के अपने करंट अफेयर्स जो हमारे बाकी थे एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के, उसको कवर करते हैं। उसका पार्ट 1 कवर करेंगे क्योंकि नवंबर में बातें बहुत हुई हैं इसके रिगार्डिंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्राइमरीली रिवॉल्व करेगा अराउंड यूएनएफ ट्रिपल सी। उसके जो क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं उन्हीं पे हम घूमने वाले हैं ज्यादा। ठीक है जी। तो बाकी जो पार्ट बच जाएगा वो हम कल कवर करने वाले हैं। ठीक, चलो। यूएनएफ ट्रिपल सी COP 29 रिसेंटली कंक्लूड हुई कहां पे? अजरबैजान, बाकू। और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले इस फिलॉसफी को समझते हैं कि यूएनएफ ट्रिपल सी है क्या, थोड़ा सा। जहां तक मुझे लगता है आप सब लोगों को आता होगा। आता होगा। मुझे नहीं आता यार, मुझे सिखा दो फिर। चलो, यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में। हाँ जी। कब ओरिजिन हुआ इसका? 72, 47, 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुई थी। उसमें एक आइडिया को फ्रेम किया गया कि यार ग्लोबल लेवल पे हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, टू एड्रेस डिजर्टिफिकेशन, टू एड्रेस बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की बात की गई थी। कौन सी थी उनमें से? यूएनसीईडी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो 1992 में हुई थी। उसमें से एक थी यूएनएफ ट्रिपल सी, दूसरी थी यूएन सीसीडी, तीसरी थी यूएन सीबीडी। तो आज हम ज्यादा चर्चा करने वाले हैं यूएनएफ ट्रिपल सी पे। अब ये बना तो दिया भाई, फ्रेमवर्क बना दिया। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? हर साल कॉन्फ्रेंस होगी, पार्टीज मेंबर जितने भी हैं वो आएंगे, आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे। जो हर साल कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीओपी, कॉप। और अभी कौन सी कंक्लूड हुई है? COP 29। हर साल होती है ये, एनुअल है। इससे पहले COP 28, इस बार COP 30 होने वाली है, ब्राजील में होगी जहां तक मुझे लगता है। सही है ना? सही है। तो इसमें COP 29 में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया। यहां पे हुआ फाइनलाइजेशन ऑफ कार्बन मार्केट रेगुलेशन, या अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी बोलो, अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 6। क्या ये क्वेश्चन आपको मिला इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में? बिल्कुल मिला। और पीछे भी पूछने वाला है, दोबारा बोल रहा हूं। आज जब पढ़ाया था तब भी बोला था कि किस पर क्वेश्चन आएगा, पीसीएस भी पूछेगा इस पे। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। क्लियर है जी? इसके साथ साथ एक और चीज यहां पे हुई। यहां पे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल की बात की गई। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल की बात की गई कि अब जो पैसा है इन नियर फ्यूचर कितना मोबिलाइज करना होगा टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। अब तक कंट्रीज वर बाउंड टू मोबिलाइज $100 बिलियन पर एनम, $100 बिलियन पर एनम। बट इसके तहत बोला गया कि अब से अब $300 बिलियन पर एनम मोबिलाइज किया जाएगा फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम 2035। वेरी गुड। 2035 से शुरुआत करने वाले हैं। 2025 से लेके 35 तक क्या चलेगा? वही 100 बिलियन वाला सिस्टम जो अब तक चलता आ रहा है। ये 2035 में किक इन करने वाला है। ये 2 मेजर चीजें हुई हैं जी। इन 2 से क्वेश्चन आ सकता है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल से, और दूसरा है आर्टिकल 6 से। आर्टिकल 6 को समझने से पहले हमें थोड़ा सा कार्बन मार्केट्स के बारे में समझना पड़ेगा।
एनी ब्रीफ आइडिया ऑफ कार्बन मार्केट? कार्बन मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है? हाँ जी। ठीक है भाई, ब्रीफ आइडिया है कि अब ना, चाहे इंडिविजुअल, चाहे कंपनी, चाहे कोई स्टेट, चाहे कोई कंट्री, कोई भी ले लो, उनकी एक ऑब्लिगेशन है कि आप इससे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस नहीं कर सकते, आपने कम करना है, आपने कम करते जाना है। अगर आप ज्यादा करोगे इस टारगेट से, तो आपको किसी ना किसी से खरीदने पड़ेंगे कुछ सर्टिफिकेट्स। वो सर्टिफिकेट उस बंदे ने, उस कंपनी ने, उस स्टेट ने, उस कंट्री ने अपने टारगेट को ओवर अचीव करके कमाए हैं। मान लीजिए यूएस को बोला गया कि आपने लेट्स से 50 यूनिट्स ऑफ CO2 ही रिलीज करना है पूरे साल में, हाइपोथेटिकली। यूएस ने अगेन, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, उन्होंने बोला कि यार 50 तो छोड़ो, हम तो सिर्फ 40 करेंगे। 10 बचा लिया उन्होंने उसमें से। देवर बाउंड कि आपने 50 से कम ही करने हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। उन्होंने किए 40। अब 10 का उनके पास क्रेडिट आ गया, उन 10 यूनिट को वो किसी और कंट्री को बेच सकते हैं, थर्ड कंट्री को। मान लीजिए पाकिस्तान। पाकिस्तान पता ही है नहीं करने वाला अपने टारगेट पूरे, ठीक है। उनको था कि तुमने ना बेवकूफो सिर्फ 10 यूनिट तक अपने CO2 के इमिशंस करने हैं। वो कर रहे नहीं नहीं नहीं, हम 20 करके आएंगे, राइट। तो फिर 10 कहां से कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो? यूएस से ले। मार्केट की तरह काम कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई वाली चीजें आने वाली हैं, राइट। तो कार्बन मार्केट्स की बात करें तो सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर इनको बनाया गया, क्योटो प्रोटोकॉल। कि में अगली बार ही नहीं, अगली बार ही नहीं, एनुअल एनुअल होगा, एनुअल होगा, ठीक है ना। अगली बार तो नहीं है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक। चले, तो कार्बन मार्केट्स की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, याद है जी? क्योटो फ्रेमवर्क अंडर UNFCCC, राइट। तो इसके तहत दो मैकेनिज्म बनाए गए थे, एक था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और दूसरा था जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कंट्रीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, एक थे Annex 1 कंट्रीज एंड दूसरे थे नॉन एनेक्स। सिंपल समझो बस, Annex 1 कंट्रीज वो थे, दे वर ड्यूटी बाउंड टू रिड्यूस देयर ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस। एग्जाम्पल डेवलप्ड कंट्रीज, यूएस हो गया, यूरोप के कंट्रीज हो गए, दे वर डेवलप्ड। क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं 1997 के आसपास की। उस टाइम पे इंडिया डेवलप्ड नहीं था, चाइना डेवलप्ड नहीं था, तो उनको रखा गया नॉन एनेक्स कंट्रीज में कि भाई आप भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ काम करना है तो कर लेना, लेकिन यू आर नॉट ड्यूटी बाउंड। ड्यूटी बाउंड कौन थे? Annex 1 कंट्रीज। इनको करनी थी मिशन पक्की कम। तो अब इस क्योटो प्रोटोकॉल को दो फेजेस में इंप्लीमेंट करने की बात की गई। फेज 1 जो था इसका, वो था फ्रॉम 2008 टू 2012। इसके दरमियान कहा गया कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम 1990 लेवल 2012 तक आपने अपनी एमिशंस को 5% से कम करना है। किनको बोला गया? Annex 1 कंट्रीज को। सही है जी, फेज 1। फिर इसका दूसरा फेज शुरू होना था, फेज 2। ये शुरू ही नहीं हो पाया, शुरू होते ही फेलियर, शुरू होते ही फेलियर। क्योंकि कंट्रीज अब बोलना शुरू है कि भाई जब 1997 की बात थी तो अलग बात थी, तब चाइना डेवलपिंग कंट्री नहीं था, थोड़ा पीछे ही था। लेकिन आज देखोगे आप, वो डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में पहुंच चुका है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के बैठा है।
इंडिया के स्टेटस चेक कर लो, तो हम सिर्फ अपने लेवल पे ही क्यों इमिशंस को कम करें, उन कंट्रीज को भी इंक्लूड करो अब जिनको आपने पहले बाहर रखा हुआ था। तो कंट्रीज इन एनेक्स 1 वर डिससेटिस्फाइड बाय द एक्सक्लूजन ऑफ कंट्रीज जो नॉन एनेक्स वाले पार्ट में थे। इनको भी लेके आओ यार, इनको भी बोलो कि बाइंडिंग टारगेट्स है, नहीं तो हम नहीं मानने वाले, हम नहीं करने वाले। तो फेज 2 फेल ही हुआ, जबकि इसने 2013 से लेके 20 तक चलना था, कागजों में चला लेकिन ऑन ग्राउंड इसकी कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। टारगेट रखा गया था कि यार 1990 अगेन, जैसे यहाँ पे 5% की रिडक्शन की बात की गई थी, यहाँ पे 18% की रिडक्शन की बात की गई थी, लेकिन कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया, फेलियर रहा है। इसीलिए अब मैं फेज 2 का डिस्कस क्यों कर रहा हूं, जब हम कार्बन मार्केट का पार्ट कवर करेंगे 6.24 और 8 पे, इसकी चर्चा दोबारा होने वाली है। इतना सही है जी, पक्का। नाउ कम्स द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब आया? 2016 15 में, ठीक है जी। तो पेरिस क्लाइमेट के अंदर अब बोला गया कि ठीक है यार, जो गलतियां हमसे क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम पे हुई थी, हमने एनेक्स और नॉन एनेक्स कैटेगरी बना दी थी, लिस्ट बना दी कि कुछ कंट्रीज करेंगे कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं करने वाले हम। अब बोलेंगे कि यार सब कंट्रीज करो, लेकिन अगेन बाइंडिंग किसी पे नहीं है। कंट्रीज अपनी डेवलपमेंटल नीड्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमने कितनी ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करना है, कितने को रिड्यूस करना है, कितने को कम करना है। तो यहाँ पे वॉलेंटरी बात आने वाली है, लेकिन अपने आप में ये एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है, एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है, ये याद रखना, ठीक है जी। एग्रीमेंट क्या बोलता है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, एनडीसी, याद रखना दोस्तों। एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग है, लेकिन इसकी वर्डिंग पे जाओगे आप तो ये बात करता है कि आपको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अपना कंट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे एनडीसी कौन डिसाइड करेगा? इंडिविजुअल कंट्री अपनी डेवलपमेंटल नीड्स के हिसाब से। इंडिया की एनडीसी अलग है, यूएस की अलग है, यूरोप की अलग है, चाइना की अलग है, और कोई दूसरा कंट्री हमें नहीं बताएगा कि आपने एनडीसी अपनी चेंज करनी है। हमारी अपनी डेवलपमेंटल नीड्स है, हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं, एनडीसी। क्लियर है जी? तो ये एक मेजर चेंज आ गया था यहाँ पे कि एनेक्स नॉन एनेक्स वाला पार्ट खत्म, लेकिन फिर भी कार्बन मार्केट का क्वेश्चन तो बचा ही हुआ था। तो वो कार्बन मार्केट का क्वेश्चन सॉल्व होता है COP29 के टाइम पे, जो अभी हुआ है, अंडर आर्टिकल 6। इसमें 3 सब कैटेगरीज आ गई, आर्टिकल 6.2, 6.4 एंड 6.8। अब आएगा क्वेश्चन पीसीएस का। आर्टिकल 6.2 जो है ये डील करता है बाइलेटरल फ्रेमवर्क को। मान लीजिए यूएस और इंडिया एक बाइलेटरल फ्रेमवर्क साइन कर लें, जिसके तहत यूएस बोले कि हम इंडिया में राजस्थान में कोई सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने में इनकी हेल्प करने वाले हैं, तमिलनाडु में हम कोई विंड पावर प्लांट इंस्टॉल करने की बात करने वाले हैं। क्या ये दो प्लांट्स जो हैं, जब इनकी इंस्टॉलेशन इंडिया में हो जाएगी, क्या इंडिया की एमिशंस कम होंगी? इससे होंगी यार, नहीं तो कोल बर्न कर रहे थे आप, डीजल बर्न कर रहे थे, तो अब आप रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हो, तो जाहिर है आपकी एमिशंस भी कम होने वाली हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या वो काउंट होंगे इंडिया की एमिशंस या फिर यूएस की एमिशन रिडक्शन? तो अगर दोनों की काउंट होगी तो फिर डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? यूएस ने बोला कि भाई हम इंडिया की हेल्प करेंगे, हम आपको पैसा दे रहे हैं या हम आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं अंडर दिस बायलेटरल फ्रेमवर्क, जिसके तहत हम बोल रहे हैं कि हम आपके कंट्री में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे यार। अब दोबारा क्वेश्चन मेरे आपकी तरफ, आप बताओ जरा कि वो एमिशन रिडक्शन किसके कैलकुलेट हो गई, इंडिया के या यूएस के?
यूएस के ही होंगे, क्योंकि यूएस ने अपने एनडीसी डिसाइड कर रखे हैं। उन्होंने बोला कि हम इतनी कार्बन इंटेंसिटी को कम कर देंगे, एमिशन कम कर देंगे। अगर वो किसी और कंट्री में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसके एमिशन रिडक्शन को वो अपना कैलकुलेट करने वाले हैं। बायलेटरल फ्रेमवर्क 6.2, राइट? सही है। होस्ट कंट्री ने तो फायदा हो ही रहा है जी, होस्ट कंट्री तो फायदा हो ही ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਿਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। सही है जी। नहीं बात, आपने एनुअली देखना है उसको। अगेन वो अकाउंटिंग के पर डिपेंड करता है कि अगर आप एनुअल अकाउंटिंग की बात करें तो एनुअली उसमें यूएस का ही काउंट होने वाला है वो। हाँ, अगेन फिर उसमें बायलेटरल फ्रेमवर्क में कोई क्लॉज भी हो सकता है, क्लॉज हो सकता है फिर, ठीक है, उसमें नहीं जाना अपने को, बस इतना जानना है कि 6.2 के अंदर बायलेटरल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। ठीक है जी। 6.4 के अंदर हम बात करते हैं यूएन के द्वारा बनाई गई एक सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क की। हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट है भाई, है। उसको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हेड कर रही है, रेगुलेट कर रही है, क्या नाम है? सेबी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अपने आप में जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जिसको एक बॉडी रेगुलेट कर रही है जिसका नाम है सेबी। तो वैसा ही एक कार्बन मार्केट के लिए ग्लोबल लेवल पे बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि जिसको हेड कौन करेगा? एक यूएन के द्वारा बनाएगी बॉडी। तो यूएन सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क 6.4। अब 6.4 में मान लो यार, इस फ्रेमवर्क के तहत अब जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, कुछ कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर्ड है स्टॉक मार्केट में, उनके शेयर ट्रेड होते रहते हैं, होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वैसे ही इसी 6.4 फ्रेमवर्क के अंडर मान लो मेरी कोई कंपनी है, इंडिया में है, इंडिया में मेरी कंपनी है, वो रजिस्टर हो जाएगी उनके साथ, और बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी, और बहुत सारी स्टेट्स रजिस्टर्ड होगी, और बहुत सारी कंट्रीज रजिस्टर्ड होंगी। तो मेरी कंपनी ने मान लो अपने टारगेट को ओवर अचीव कर लिया, और रादर मैं बोलूं कि मेरा काम ही यही है कि मैं कार्बन क्रेडिट्स को एक्यूमुलेट करता हूं, जैसे कि टेस्ला का काम, तो मैं उनको बेच सकता हूं यूजिंग दिस फ्रेमवर्क, यूजिंग दिस सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क, जैसे सेबी के केस में होता है। तो वैसा ही इसके केस में मॉनिटर करेगी, उसको रेगुलेट करेगी कि कहीं पे डबल काउंटिंग ना हो जाए, कि आपने जो रिन्यूएबल सर्टिफिकेट या एनर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं, कार्बन सर्टिफिकेट बनाए हैं, वो ओरिजिनल है या नहीं है। क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी मेरी कंपनी की, इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होगी। वो कोई भी सरकार खरीद सकती है, कोई और कंपनी खरीद सकती है, ट्रेडिंग चलने वाली बस। 6.4 एक यूएन के द्वारा बनाई गई सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क होने वाला। डन है जी। 6.8 की जब हम बात कर रहे हैं, यहां पे ध्यान रखना भाई, ये नॉन मार्केट मैकेनिज्म है। आउट ऑफ गुडविल इंडिया कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर दे अफ्रीका में, आउट ऑफ गुडविल, उसको इंडिया अपनी इमिशन रिडक्शन नहीं काउंट कर सकता। इंडिया फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है फॉर ग्रीन एनर्जी इन अफ्रीका, इंडिया टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है फॉर ग्रीन एनर्जी इन अफ्रीका, बट इंडिया कैन नॉट क्लेम दोज इमिशन रिडक्शंस एज वो अफ्रीका के ही होने वाले हैं। तो ये नॉन मार्केट बेस्ड है, मार्केट नहीं चलेगी इसमें, राइट है जी। 6.8 248 डन, इस पे क्वेश्चन आने वाला है इस पर, पक्का। इसके साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो लेगेसी क्रेडिट्स थे, उनके बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल फेज 2 डिजास्टर, नहीं चला,
1 तो चला था, 2 नहीं चला। तो भाई 2 जब नहीं चला तो कुछ कंट्रीज ने, कुछ कंपनीज ने अपने पास एक्यूमुलेट हुए पड़े क्रेडिट्स रखे हुए हैं, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी यार, सीडीएम नहीं चल रहा था, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन नहीं चल रहा था। तो अब बोला गया कि यार एक काम करो, अंडर दिस फ्रेमवर्क आर्टिकल 6 के अंडर भी अगर हम बात करें तो आप ना लेगेसी क्रेडिट्स को यूज कर सकते हो। किनको कर सकते हो? जो सिर्फ 2013 से आगे वाले हैं, इससे पीछे वाले को नहीं कर सकते। इसीलिए फेज 2 के बारे में मैंने आपको बताया था, वो चला नहीं था, लेकिन उससे बने हुए क्रेडिट्स तो पड़े होंगे, तो उसको यूज करने की बात की गई है कि एग्जिस्टिंग जब आपका 6.2 चल रहा है, 4 चल रहा है, इसमें आप यूज कर सकते हो इनको। शर्त यह है कि 2013 या उससे आगे वाले होने चाहिए, पीछे वाले काउंट नहीं हो। कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए यूएस बोलता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, वो हम यूज नहीं कर पाए थे। तो अब यूएस अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव के लिए जब अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा यूएनएफसीसीसी को देने के लिए, वो बोलेगा कि यार हमने ना अपने वाले क्रेडिट्स जो थे यहाँ पे कैलकुलेट करवा लिए, हमने पहले के पड़े हुए थे, लेकिन अब हम अपने कोटा में उसको यूज कर पा रहे हैं। हिस्टोरिकल पड़े हुए थे उनके। आज के टाइम पे एग्जांपल लो सिंपल यार, कि मान लो चलो इंडिया के केस में थे, लेकिन इंडिया एनेक्स नॉन एनेक्स पार्ट था वो, इंडिया का लेट्स से पंचामृत की बात करते हैं हम, तो वहां पे हम बात करते हैं इंडिया की इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन की, करते हैं इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन। कितने परसेंट का टारगेट है हमारा? 45% बाय 2030। तो मान लीजिए अब इंडिया ने रिपोर्ट तो देनी है हर बार, हमने पहले भी अपना चर्चा किया इसमें, नेशनल कम्युनिकेशन हो गया या बायनियल रिपोर्ट्स हो गया, इनके तहत आप रिपोर्ट देते रहते हो, जिसके साथ बोलते हो। और रादर हम बात करें फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट की, उसमें इंडिया ने बोला कि हमारी इमिशन रिडक्शन जो है इंटेंसिटी 36% हो चुकी है 2005 के लेवल से। तो उसमें इंडिया कैलकुलेट कर सकता है कि यार हमारे पास ना हिस्टोरिकल इमिशन के पड़े हुए हैं, लेगेसी क्रेडिट पड़े हुए हैं, कुछ हमने ये वाले ऐड कर लिए, उसके मुताबिक अगली बार जब इंडिया रिपोर्ट अपनी पब्लिश करेगा तो उसको 37% बना सकता है यूजिंग दैट लेगेसी क्रेडिट्स। नहीं करूंगा, कुछ ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं है, बट करना चाहिए, करना चाहिए, कुछ ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं है। देखो एट द एंड सोवरेन इज सोवरेन, कंट्री सोवरेन है, ठीक है। कोई पुलिस मैकेनिज्म नहीं है का, कोई लॉ मैकेनिज्म नहीं है कि उससे जबरदस्ती इन्फोर्स करवा सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में तो फिर भी था, जो कार्बन ट्रेडिंग वाला पार्ट था उसमें थोड़ा सा कर सकते थे वो क्रेडिट्स को लेके, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਡਾਈਮ। ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿੰਗ ਕਿਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗॉड, ਯੂ ਕੈਨਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਗ। ਸਾइंस बेस्ड चीजें नहीं सीखियां, रिलीजन 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 हो रहा है। बट पोस्ट रिनाइसेंस क्या साइंस का दबदबा बढ़ना शुरू हुआ, तो पैराडिम अब शिफ्ट होना शुरू हो गया टुवर्ड्स साइंस। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की गल करते हैं आप, कोई रिगार्ड नहीं है एनवायरमेंट वास्ते, चल रहा है जिमें चलन दो, एक्सप्लोटेशन हो रही है होने दो। उस तो बाद हुन ग्रीन टेक्नोलॉजी वाल शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। नहीं कोई कंट्री करेगा ना तो अपना नुकसान आप करूगा। जे टेस्ला वर्गी कंपनी अपना 20% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ एमिशन रिडक्शंस नाल यूज कर रही है, इन्होंने सर्टिफिकेट्स नाल बना रही है, तो कुछ तो सही कर रहे हैं ना। न्यू एज टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो लीड ले रहे हैं, नाल दी नाल रेवेन्यू जेड़ा शॉर्टफॉल हो रहा सीगा एनर्जी सर्टिफिकेट्स तो पूरा कर रहे हैं, कार्बन सर्टिफिकेट्स तो पूरा कर रहे हैं। तो दैट्स द होल पॉइंट, पैराडाइम शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। क्लियर है? पक्का जी? कोई डाउट हो? जो 2008 से लेके 12 तक का था ना बेटा, जो पहला फेज था,
उसके बाद जो सेकंड फेज था वो 13 से लेके 20 तक का था, तो 13 वाले भी कैलकुलेट होंगे, 14, 15 सारे होने वाले। डन है जी, चले आगे। अब इसके साथ 2020 तक, 2020 तक 13 से 20 तक, क्योंकि सेकंड फेज चला नहीं था ना। जो सेकंड फेज था क्योटो प्रोटोकॉल का 24 या 25 के आसपास का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, वो इतना जरूरी नहीं है, बाकी मैं देख लूंगा, जहां तक मुझे लगता है यही था, देख लेंगे बात। चलिए नेक्स्ट, इसके साथ साथ बात करते हैं हम कि क्या कोई कार्बन ट्रेडिंग इंडिया में भी होती है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, सीसीटीएस, राइट। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, सीसीटीएस। इस पे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है, एनी आइडिया? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल है जी। किस एक्ट के तहत बनाई गई थी? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ, वेरी गुड। राइट है जी। अब इसमें दो मैकेनिज्म आ जाते हैं आके, एक आ जाता है प्रॉपर जिसमें आपको कंप्लाई करना ही करना है, दूसरा वॉलंटरी आ जाता है। तो पहला मैकेनिज्म आ जाता है कंप्लायंस मैकेनिज्म एंड दूसरा आ जाता है ऑफसेट मैकेनिज्म। ये है वॉलंटरी। कंप्लायंस मतलब मैंडेटरी। मैंडेटरी, कुछ सेक्टर्स को कंप्लायंस कैटेगरी में रखा हुआ है, जैसे कि एग्जांपल देना चाहेगा कोई? एल्युमिनियम, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, फिर टेक्सटाइल्स, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स। कितने हो गए? 8 हो गए। कौन से रह गए? एल्युमिनियम, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, रिफाइनरीज हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, और कॉर एल्कली। यहां पे क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की बात करते हैं। कोर एल्कली, कोर एल्कली। एक और रह रहा है, वो देख लेते हैं कौन सा। पेपर। तो टोटल 9 सेक्टर बनते हैं जो इसकी कंप्लायंस वाली कैटेगरी में आने वाले हैं। कोर एल्कली मतलब यहां पे क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की बात करते हैं। डन है जी। तो यहां पे मैंडेटरी कैपिंग की बात कर रहे हैं इन सेक्टर्स में। अगर आपने टारगेट ओवर अचीव कर लिया तो आपको एक क्रेडिट मिल जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हो आगे, ये चलता रहेगा। और जो दूसरा पार्ट था वो वॉलंटरी था। मैं इन 9 सेक्टर्स में चाहे नहीं इन्वॉल्व हो रहा, लेकिन अपने बिहाफ पे वॉलंटरी बेसिस पे मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। तो ये है अपना कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, सीसीटीएस। डन है जी। हाँ। ऑफसेट, वॉलंटरी। क्लियर। अब इन जनरल अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सवाल क्या आ सकता है? सवाल आ सकता है इंडिया स्टैंड्स या इंडिया स्टैंड इन क्लाइमेट नेगोशिएशन।
इंडिया का क्या स्टैंस है? एग्जैक्टली पहला बात फंडिंग नहीं, क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस की जब हम बात कर रहे हैं, इस बार कितनी अलाउ की गई है यूज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के अंदर? 300 बिलियन। ठीक है, इंडिया कितनी डिमांड कर रहा था? 1.3 ट्रिलियन। 1.3 पे ना बात हो गई, लेकिन कोई बाइंडिंग बात नहीं रखी उन्होंने। उन्होंने बोला कि ठीक है यार, देखते हैं, पब्लिक को बोलेंगे, प्राइवेट पार्टनरशिप को बोलेंगे कि 1.3 ट्रिलियन बाय 2035 अचीव करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट सिर्फ 300 बिलियन की ही हुई है। तो अगर आप ओवरऑल बात करने वाले हो, कितना शॉर्टफॉल है इमर्जिंग इकोनॉमीज या लोअर एंड के जो इकोनॉमीज हैं क्लाइमेट फाइनेंस का, उनको रिक्वायरमेंट है 2.53 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की। मिल कितना रहा है? 300 बिलियन। तो इंडिया ने डिमांड इतनी की थी 1.3 ट्रिलियन डॉलर की। क्लियर है जी? फिर अगेन इंडिया ने बात किया कि क्लाइमेट फाइनेंस एक बात है, द वे यू आर डिलीवरिंग क्लाइमेट फाइनेंस दूसरी बात है, मोड ऑफ डिलीवरी। अगर आप लोन्स के तौर पे दोगे तो दिक्कत वाली बात है यार। अफगानिस्तान कैसे लोन चुकाएगा? अफ्रीका के कंट्रीज कैसे लोन चुकाएंगे? तो ग्रेट पोर्शन ऑफ दिस डिमांड शुड कम फ्रॉम ग्रांट्स, और इंडिया ने बोला कि लगभग 600 बिलियन तो होना चाहिए जो ग्रांट से आ रहा है। सही बात है। नेक्स्ट, इंडिया हमेशा बात करता है जस्ट ट्रांजिशन की। जस्ट, जस्ट मतलब जस्टिस से लिंक्ड है, जो सही है वो सही है, जस्टिस। हमें समझ आती है यार, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मसला है, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन हमें इतना ही पता कि हमने अपने लोगों का पेट भी भरना है, और ना सिर्फ हमने, बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड ने भी भरना है। तो आपके बनाए हुए कानून के हम नहीं चल सकते। आप लोग डेवलप्ड कंट्री हो, आपकी ट्रांजिशन बड़ी स्मूथ हुई है, हमारी नहीं हो रही। तो व्हाट वी वांट इज जस्ट ट्रांजिशन, जहां पे हम अपनी डेवलपमेंटल नीड्स एंड क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। फाइन बैलेंस की बात करते हैं हम, जस्ट ट्रांजिशन की। और यही फिलॉसफी अक्सर अगर आप पूछोगे तो पेरिस क्लाइमेट की फिलॉसफी ही यही थी, कंट्रीज अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, लेकिन आजकल ये बात नहीं चल रही है। जब हम बात करें 300 बिलियन डॉलर की, वहां पे भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर रहे भाग रहे हैं। इंडिया बात करता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज की। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज। इंडिया आज के टाइम पे थर्ड लार्जेस्ट एमिटर हो सकता है ग्रीन हाउस गैसेस का, लेकिन क्या हिस्टोरिकली भी था इंडिया? नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां हुआ था? यूरोप में हुआ था, फिर यूएस में चला। तो आज जो क्लाइमेट का हाल हुआ है उसमें इंडिया का कसूर नहीं है, जिनका है, जो हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स हैं, दे मस्ट पे फॉर दैट। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज, इफ दे हैव द कैपेसिटी दे मस्ट पे फॉर दैट। सही है ना? तो ओवरऑल जो इंडिया का स्टैंस है वो आप देखोगे अलाइन होता है विद पेरिस एग्रीमेंट, जहां पे एनडीसी वगैरह सब सेंटर्ड है जिसके अराउंड।
इंडिया मिनीलेटरल्स में बिलीव नहीं करता, छोटे छोटे ग्रुप्स ने अपना कुछ डिसाइड कर लिया। एग्जाम्पल COP26 की बात करता हूं, जहां पे ग्लोबल मिथेन प्लेज ली गई थी। COP26 पे ग्लोबल मिथेन प्लेज ली गई और इंडिया इसका पार्ट नहीं था, ना चाइना था। इस प्लेज के तहत बोला गया कि 2020 के लेवल से बाय 2030 आपने 30% की रिडक्शन करनी है मीथेन लेवल्स में। इंडिया पार्ट नहीं था। इंडिया बोल रहा है यार हम ना ओवरऑल जो फिलॉसफी है, जो पेरिस एग्रीमेंट की फिलॉसफी है, उसी के साथ चलने वाले हैं। सब जने एग्री कर जाओ, हम कर जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं करें। क्योंकि इंडिया का प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अगर आप बात करोगे, और उससे रिलेटेड इमिशंस मीथेन की होने वाली हैं। जब हम बात करते हैं मीथेन की इमिशंस की, तो क्या हम उसमें यह बात करते हैं कि एनर्जी सेक्टर से सबसे ज्यादा होती है? नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। और इंडिया की 50% के आसपास पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड सेम अप्लाइज टू द केस ऑफ अदर डेवलपिंग नेशंस। आपके केस में नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज के केस में नहीं है, तो आप अफोर्ड कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। तो ये इंडिया का एक स्टैंस है। क्लियर है जी? डन। और इंडिया बात करता है हमेशा कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो भी ट्रांसफर होनी चाहिए, उसके पेटेंट्स को रिलैक्स करने की बात करते हैं, राइट? रिलैक्स्ड पेटेंट्स एंड आईपीआर इश्यूज। रिलैक्स्ड आईपीआर रेजिम्स। कोई नई टेक्नोलॉजी बना ली, इसका मतलब ये नहीं कि उसका पेटेंट इतना भारी कर दिया आपने कि दूसरा कोई कंट्री यूज ही ना कर पाए उसको, एंड स्पेशली व्हेन इट्स लिंकिंग टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दैट। तो ये कुछ इंडिया का स्टैंस है, इसको आपने ऐसे ही लिखना चाहिए। इसको सब्सटैंशिएट कर सकते हो और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। तो मोटे मोटे 5-6 पॉइंट हो चुके हैं। डन। चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट COP16 भी कंक्लूड हुआ, बट विद रिस्पेक्ट टू यूएन सीबीडी। COP16 ऑफ यूएन सीबीडी। क्या हमने यूएन सीबीडी पहली बार पढ़ा है? पक्का? ये वही भाई 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UNFCCC, CCD और CBD। तो उसका भी कॉप चल रहा था। COP16 कंक्लूड हुआ है। कहां पे हुआ है? कैली। वेरी गुड। कैली, कोलंबिया। कैली, कोलंबिया। इसके साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं हम। जो COP15 पे एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क साइन किया गया था, कोई बता सकता कौन सा था वो? COP15 के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल फ्रेमवर्क साइन किया गया था। केड़ा? नहीं सर, थोड़ा ऊंचा बोल रहा करो वीरे। नहीं, कमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, याद है? कमिंग, याद आया? कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब इस पे कुछ याद है क्या किया था इसमें? क्या किया था? हाँ, 23 गोल सीखे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, वेरी गुड। 23 गोल डिसाइड किए गए थे कि बाय 2030 आपने अचीव करने हैं। उनमें से था एक, अगेन बात वही रखनी है आपने, कि 2030 तक आपने क्या करना है? 30% जो डिग्रेडेड लैंड है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, या ओशन सिस्टम डिग्रेड हो चुका है, उसको रिस्टोर करना है आपने। 30%। फिर बोला गया
कि जो इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं उनके इंट्रोडक्शन को बाय 50% रिड्यूस करना है आपने बाय 2030। 50%, सिर्फ यही इकलौता 50% वाला मार्क है, बाकी सब 30-30-30 है। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज को आपने रिड्यूस करना है बाय 50%। फिर बोला गया कि आपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक फंड बनाना है जिसमें 200 बिलियन पर एनम मोबिलाइज करोगे बाय 2030 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। और बोला गया कि जो हार्मफुल सब्सिडीज हैं जो बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर रही हैं, बाय 2030 आपने ग्लोबल लेवल पे उनको 500 बिलियन से कम कर देना। जो जो लेट्स से हार्मफुल सब्सिडीज हैं जो बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर रही हैं, राइट, यू हैव टू रिड्यूस देम बाय $500 बिलियन पर एनम, $500 बिलियन पर एनम बाय 2030। तो ये सब चीजें होने के बाद पहला कॉप आया, फिर COP16। सही है जी। तो इंडिया ने भी अपनी बायोडाइवर्सिटी की जो रेगुलेशंस हैं उनको अलाइन करना शुरू किया विद कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अगर मैं वैसे बात करूं, क्या सीबीडी के कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स हैं या प्रोटोकॉल्स हैं? कौन से? कार्टेजिना, वेरी गुड। नगोया प्रोटोकॉल। कार्टेजिना किसके साथ डील करता है? लिविंग और मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के साथ, उनकी हैंडलिंग के साथ। ऐसा ना हो कि दोबारा कोविड जैसा डिजास्टर आ जाए, प्रिज्यूमिंग कि वो एक लैब से निकला हुआ था। तो मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। और नगोया प्रोटोकॉल की बात करें, उसमें क्या है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करते हैं उसमें। जो इंडिजिनस नॉलेज कुछ इंडिजिनस कम्युनिटी ने अपने पास स्टोर करके रखी हुई है, उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। रॉयल्टी के टाइप में, बिल्कुल सही बात है भाई। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने लोगों पे, ठीक है, हिस्टोरिकली। तो आज अगर आप हल्दी को इतनी जगह पे यूज कर पा रहे हो, तो उसका कारण यह है कि किसी कम्युनिटी ने अपने पूर्वजों पे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं उसके, तो उसकी रॉयल्टी उनको मिलनी चाहिए। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। हल्दी की बात करें तो उसमें एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है करक्यूमिन। टर्मरिक में, जिसकी एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए जब कुटाई वगैरह हो जाती है किसी की, तो फिर हल्दी का दूध बोलते हैं, ठीक है। वैसे चोट लग जाए, एग्जाम्पल गलत था। किया था मैम, किया था। इसीलिए हम ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं, टीकेडीएल की। वो इसीलिए बनाई थी इंडिया ने, ताकि हमारी जो इंडिजिनस नॉलेज है वो रिकॉर्ड तो होना शुरू हो, ताकि कल को किसी कोर्ट में हमें दिखाना पड़े कि यार ये तो हमारे यहाँ पे शास्त्रों में लिखा हुआ कब से चलता आ रहा है, ये इन्होंने चोरी किया हमसे, ठीक है जी। तो उसी चोरी की अगर बात करें, तो चोरी की बात यहाँ पे भी एड्रेस करने की बात की गई थी कमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। यहाँ पे डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन की बात की गई, डीएसआई, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन की। अब हर कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी, उसका जीएनए होने वाला है, आरएनए होने वाला है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होने वाली है। तो मान लीजिए, लेट्स से हल्दी का एग्जांपल लेते हैं, उसमें से उसके डीएनए को मैप करना शुरू किया, उसको स्टडी करना शुरू किया। वो किया, लेट्स से इंडिया ने किया अफ्रीका के किसी हल्दी को। इंडिया के पास अब डेटाबेस आ गया, डेटाबेस आ गया जिसमें उसके जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में लिखा हुआ है। और हम स्टडी कर रहे हैं यार हल्दी की ना एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी क्यों है, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे क्यों यूज करती है। तो हमें पता लगा कि यार ये फलाना जीन है, ये रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा ठीक है, अब मान लो इंडिया की वो कंपनी उस जीन को यूज करके दवाई बनाना शुरू कर रही है कि भाई जीन तो यही रिस्पॉन्सिबल है, इसी को यूज करके मेडिसिन बना लेते हैं। पहले क्या हो रहा था, हल्दी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा था, लेके आना पड़ रहा था। अब उसकी इंफॉर्मेशन से ही आप नेक्स्ट अपने प्रोडक्ट्स बना पा रहे हो।
यू डोंट हैव टू गो टू दैट कंट्री राइट नाउ, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, लेकिन है तो ये भी चोरी। तो इसको भी बोला गया, इसको भी एड्रेस करना है। कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो कॉप 16 की बात करें तो यहां पे कैली फंड बनाया गया, जहां पे उन कंपनीज को या उन कंपनीज से आप देखोगे पैसा आएगा जो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, उन कंपनीज से नियरली 1% ऑफ द प्रॉफिट विल बी डाइवर्टेड टू द कैली फंड, और उसको अगेन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेट करने वाले हैं आप, उन कम्युनिटीज को देने वाले हो जिनके पास वो ट्रेडिशनल नॉलेज थी। क्लियर है जी? डन? डीएसआई पक्का क्लियर है? चलो, इसके साथ साथ बात करें यहां पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, ये इंडिया ने लॉन्च किया इसी कॉप में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, अपने टारगेट्स को, अपनी रेगुलेशंस को, अपने रूल्स को बोला गया कि हम अलाइन कर रहे हैं किसके साथ? कमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ, जो उसके 23 गोल हैं, सब कुछ है, वैसे ही हम भी अपनी स्ट्रेटजी को उसके साथ ही अलाइन करने वाले हैं अंडर नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, और इसको कॉप 16 पे इंडिया ने लॉन्च किया। हाँ जी, कॉप 16 ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਓਰੀਐਂਟ ਕਰ ਲਿਆ टुवर्ड्स कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। जो उसके गोल्स हैं वो अपने गोल्स हैं, सेम हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पर्सपेक्टिव से किया हुआ, ठीक है ना? डन है? नेक्स्ट, बायो वर्ल्ड कोलिशन फॉर पीस विद नेचर। अब ये कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने लॉन्च की है, जैसे कि मैक्सिको, स्वीडन, युगांडा एंड चिली। इन 4 कंट्रीज ने इसको लॉन्च किया, वर्ल्ड कोलिशन फॉर पीस विद नेचर। अगेन लिंक को क्या, किस लिंक को एक्सप्लोर किया गया कि नेचर और पीस, अगर आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी आप पीस को रिस्टोर कर सकते हो। हमेशा सोचा करो दिमाग में एग्जांपल साहेल रीजन का, अगर साहेल रीजन में फूड के क्राइसिस इतने ना होते तो वहां पे इतनी ज्यादा सिविल वॉर्स भी नहीं होती। फूड सिक्योरिटी के कंसर्न क्यों बना हुआ है? क्योंकि वहां पे डेजर्टिफिकेशन होती जा रही है। सहारा डेजर्ट में लोग पहले से ही कम रह रहे हैं यार, थार डेजर्ट में लोग पहले से ही कम रह रहे हैं, लेकिन आप देखोगे पंजाब में तो रह ही रहे हैं। तो अब मान लो डेजर्टिफिकेशन होना शुरू हो जाए बठिंडा वाली साइड, जो कि हो भी रही है, मानसा, पटियाला, और बढ़ती जाएगी, तो क्या पंजाब में फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस होने वाले हैं? होने वाले हैं। क्या उसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस होंगे? होंगे यार। तो वही साहिल रीजन में हो रहा है, राइट? तो इफेक्टिव गवर्नेंस की अगर आप बात करोगे तो वो लिंक हो रही है बायोडाइवर्सिटी के साथ। तो यही आइडिया ये कन्वे करने की बात करते हैं। क्लियर है जी? अब एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, नेचुरल फार्मिंग। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को लॉन्च किया गया, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को लॉन्च कर दिया गया है। आइडिया क्या है? नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना इंडिया में, इंडिया की सरकार ने किया, याद रखना। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, यहां पे बोला गया कि अगले 2 साल में हम 15,000 क्लस्टर बनाने वाले हैं पूरे इंडिया में, क्लस्टर्स बनाने वाले, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट होने वाली। क्लस्टर बेस्ड, जैसे आपने पढ़ा होगा, किसका एग्जांपल दूं मैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात की होगी, मेगा फूड पार्क्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो वो क्लस्टर बेस्ड है, हब स्पोक मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। तो वैसे ही कुछ ये सोच रहे हैं, यहां पे 15,000 क्लस्टर बनाने की बात की गई थ्रू आउट द इंडिया,
और कम से कम 1 करोड़ किसानों तक हम आउटरीच करना चाहते हैं अगले 2 साल में, एंड नियरली 7.5 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को कवर करना चाहते हैं अगले 2 साल में अंडर नेचुरल फार्मिंग। क्लियर? इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 3 कंपोनेंट्स होंगे। पहला होगा बायो रिसोर्स सेंटर्स, पढ़ा इसके बारे में, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स पढ़ा था हमने। उसके बाद दूसरा, आप मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स लगाओगे। फिर कृषि सखी को यूज करोगे फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। पहला, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाने वाले हो। थिंक अबाउट लाइक कि एक आप मॉल बनाने वाले हो जहां पे बायो फर्टिलाइजर मिल जाएगा, आपको बायो इंसेक्टिसाइड मिल जाएगा, बायो पेस्टिसाइड मिल जाएगा, और भी जो आपको नॉलेज चाहिए होगी रिगार्डिंग नेचुरल फार्मिंग वो वहां पे मिल जाएगी। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। फिर किसानों का विश्वास जीतने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से कुछ फार्म्स को चूज किया जाएगा, वहां पे मॉडल बेस पे ये नेचुरल फार्मिंग को कल्टीवेट किया या प्रैक्टिस किया जाएगा, ताकि आप ये बता सकते हैं यार इससे प्रोडक्शन इतनी भी नहीं गिरने वाली जितनी आप सोच रहे हो, इसके अलग अलग फायदे क्या होने वाले। फिर अगेन कृषि सखी का यूज किया जाएगा फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। और ये पॉइंट ना बड़ा खूबसूरत है, क्वेश्चन आ सकता है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से। क्या विमेन एज एन इंपॉर्टेंट थीम हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? एग्रीकल्चर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या उन दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बन सकता है? बन सकता है। जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं, अमूमन आप देखोगे रूरल माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन होते हैं उसमें प्रेडोमिनेंटली मेल होते हैं जो माइग्रेट करते हैं। पीछे डिसप्रोपोर्शनेट वर्कलोड बढ़ जाता है औरतों के ऊपर, उनको घर का काम भी करना पड़ता है, उनको एग्रीकल्चर फील्ड्स को भी देखना पड़ता है, देन जो एनिमल हस्बेंड्री है उनकी वो भी देखना पड़ता है, और फिर बच्चे भी आजकल के बदतमीज तो है ही हैं, उनको भी कूटना पड़ता है, तो डिसप्रोपोर्शनेट वर्कलोड बढ़ जाता है। ठीक है जी। लेकिन आप देखोगे हमारी मशीनरी जो है वो उस हिसाब से बनी नहीं है, एक्चुअल में बड़ी हैवी है यार, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई नहीं है कि यार ये जेंडर न्यूट्रल हो, वो मेल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखी है एग्रीकल्चर में, अगर मशीनरी की बात करूं स्पेसिफिकली। तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि भाई वुमेन का जो रोल है एग्रीकल्चर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। फिर जैसे कि मशीनरी की बात की है मैंने, फिर नॉलेज की बात की है, फिर आप सोसाइटल टैबू की बात कर सकते हो। सही है ना? तो यहां पे इसको एड्रेस करने के लिए कृषि सखी एक योजना के तौर पे लॉन्च किया उन्होंने, जहां पे बोला गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करेंगे हम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, कुछ ग्रुप बन जाएगा छोटा सा, उसमें बहुत सारी महिलाएं होंगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी विद रिगार्ड टू लेट्स से फार्म मशीनरी, विद रिगार्ड टू बायो फर्टिलाइजर्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स, या और भी नॉलेज जो चाहिए होती है, उससे वो अपनी जीवनी बना सकती है, उससे वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकती है। और उनको अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर के तौर पे यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्लियर है जी? डन? डन। अगर मैं नेचुरल फार्मिंग की बात करूं तो कैसे प्रैक्टिस की जाती है इन जनरल वो? हाँ ठीक है, चलो मैं आपसे पूछता हूं डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। हम्म, ठीक है जी, मोरलेस सही बोल रहे हैं वो। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक में ये नहीं है कि आप फर्टिलाइजर यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो भाई, बाहर से लेके आओ उसको, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हो, केमिकल नहीं करने वाले आप, जो सिंथेटिक है उसको नहीं करने वाले।
जब नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें प्रिडोमिनेंटली ऑन फार्म जो आपके पास चीजें अवेलेबल हैं उन्हीं को यूज करने वाले। फॉर एग्जाम्पल काउ डंग को यूज करने वाले, ऑन फार्म है वो। मल्चिंग करने वाले उसमें प्रैक्टिस। पीरियोडिक एरेशन की बात करते हैं यहाँ पे। नीम एज अ प्रोडक्ट वहां पे उसको इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज कर सकते हो, पेस्टिसाइड के तौर पे यूज कर सकते हो, काउ यूरिन को यूज कर सकते हो। तो ये सब बात आती है आपकी नेचुरल फार्मिंग के अंदर। क्लियर है जी? डन। चलें आगे। यहां पे जब हम बात कर रहे हैं, वो बात सही है आपकी कि आप उनको बायो, लेकिन वो बन भी तो उसी चीज से रही है, वो बन भी उसी चीज से रही है। ज्यादा आप उसमें सिंथेटिक चीजें नहीं डाल रहे, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं आ रही। अगेन ऑर्गेनिक बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं हो रही उसमें से। उसका जो ओरिजिन हो रहा है वो वही होने वाला है। ठीक। चलो, थैंक यू वेरी मच। आज का इतना ही था, क्योंकि वैसे ही थोड़ी हैवी हो चुकी थी क्लास। रिपोर्ट्स वगैरह जो इन सेशंस में डिस्कस हुई थी उनको हम कल करने वाले हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, आराम से देखेंगे WHO ने क्या कहा रिलेटेड टू क्लाइमेट एंड हेल्थ, तो उनको कल डिस्कस करने वाले। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।